मोटे ने लिफाफा पकड़ लिया और इसके अंदर देखने लगा। दोनों की नजरें लिफाफे पर मरकूज थी। मेरे लिए ये मौका काफी था। मैं अगर इस मौका से फायदा ना उठाता तो बेवकूफों का सरदार कहलवाता। अगर ये दो थे तो भी मेरे लिए तर्न वाला थे। मेरी ट्रेनिंग पर हुकूमत ने पैसे खर्च किए थे। इंस्ट्रक्टर ने अपना तजर्बा मेरे अंदर मुंतकिल किया था। इसी तजर्बे को काम में लाना था और मैंने तजर्बा आजमा लिया। अपने जिस्म को सख्त किया और चुस्त लगा दी। मैं सीधा इन दोनों पर गिरा था। मैंने हाथ पैर दोनों को इस्तेमाल किया था। मेरी लात मोटे के हाथ पर पड़ी थी और इसके हाथ से पिस्तौल छटक कर दूर जा गिरा, जबकि दाना हाथ पस्ता कद के हाथ से टकराया था और इसका पिस्तौल मेरे हाथ में आ गया था। मैंने गिरते ही खुद को संभाल लिया था और फुर्ती से उठ भी बैठा था। मोटा गालियां बकता हुआ मेरी तरफ बढ़ा, मगर मैं तेजी से दूर हट गया था। वो खुद को रोक ना सका और दीवार से जा टकराया। मैं चाहता तो पिस्तौल दिखाकर इसे रोक सकता था, मगर ये जंगल बियाबान तो था नहीं। गोली चलते ही लोग दौड़ पड़ते, इसलिए मैंने इस पिस्तौल को बाथरूम के खुले दरवाजे में उछाल दिया और खाली हाथों से इन्हें सबक देने पर तैयार हो गया। जैसे ही वो मुड़ा, मैंने फौरन ही पूरी कुव्वत से गुंसा जड़ दिया। गुंसा सर पर पड़ा था। मेरा हाथ झंझना उठा। वो गुंसा इसके लिए काफी साबित हुआ। वो नीचे गिरा था और गिरते ही बेहोश हो गया था। अब मुझे दूसरे से निपटना था। इसको ढूंढने के लिए मैं पीछे की तरफ मुड़ा। इसने हिमांशु का गला पकड़ रखा था। ये एक नाजुक मौका था। जरा सी बेएहतियाती हिमांशु को बहुत महंगी पड़ती। इससे कैसे निपटूं? ये सोच ही रहा था कि मेरे दिमाग में इंस्ट्रक्टर का सिखाया हुआ एक दाव आ गया। वो वार कभी कभी बहुत महंगा भी पड़ता है। इंसान की जान भी चली जाती है। फिर भी मैंने इसे आजमाने की ठान ली। वो वार जबड़े के नीचे गर्दन पर किया जाता है। मैंने जोर से कहा, बचना। मेरी चाल कामयाब ठहरी और इसने मेरी तरफ मुड़कर देखा। इस तरह इसकी गर्दन का वो मखसूस हिस्सा सामने आ गया। मैंने पूरी कुव्वत से इस जगह घूंसा मारा। बस एक घूंसा काफी था। वो लड़खड़ाता हुआ दीवार से टकराया और बेहोश होकर गिर पड़ा। कहाँ पर कितनी कुव्वत से घूंसा मारना चाहिए, ये मेरे सबक में शामिल था। इंस्ट्रक्टर ने अच्छी तरह समझा दिया था। इसी सबक के मुताबिक काम कर दिखाया था। इसे गिरता देख जैसे ही हिमांशु को होश आ गया, वो घबराए हुए अंदाज में बोला, तुमने बहुत बुरा किया। अब संडक्ट वाले हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसका एक ही हल है, हम ये शहर जल्द छोड़ दें। मैं तो अपना सामान तक छोड़ जाऊंगा। और मेरा क्या होगा? मैंने पूछा। तुम भी निकल लो, जहाँ सिंह समाए, भाग लो। इतनी देर में मेरे दिमाग ने एक नादर मशवरा दिया और मैंने खौफजदा होने की अदाकारी करते हुए कहा, यकीन करें, मैंने जानबूझकर इनसे पंगा नहीं लिया था। बस अपनी जान बचाने के लिए हमला कर दिया था। अब क्या होगा? जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। संडक्ट वाले हमारी बोटियां बनाकर फ्रीज कर लेंगे। यहाँ से निकलकर तुम कहाँ जाओगे? मैं तो कलकत्ता जाऊंगा। वहाँ भी एक घर ले रखा है। अगर वहाँ मेरे लिए जगह निकल सकती है तो मुझे भी साथ ले लो। कहा तो वहाँ भी एक घर ले रखा है। जब तक दिल करे वहाँ रह लेना। तो फिर चलो, मैं भी साथ चलता हूँ। भाभी परेशान नहीं होंगी? इनको बता दो, वो किसी तौर मुझे जाने की इजाजत नहीं देगी। मैं कोलकाता पहुंचकर फोन कर दूंगा। तो ठीक है, हम अभी वाली ट्रेन से चल देते हैं। कहकर वो खड़ा हो गया। हम साथ साथ चलते हुए स्टेशन तक आए। लोकल ट्रेन चलने के लिए तैयार खड़ी थी। हम टिकट लेकर अंदर जा बैठे। ट्रेन दौड़ती रही। स्टेशन पर स्टेशन आते रहे और हम अपने अपने ख्यालों में खोए रहे। मैं खुश भी था कि इस जंजाल से निकल आया। कुल 10 दिन वहाँ गुजारे थे। 3 दिन होश में, 7 दिन बेहोशी में, मगर ऐसा लगता था जैसे 10 सदियां गुजार आया हूँ। मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। इनके गोरख धंधे से निकल आने की खुशी थी। मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था। बेचारी शोलिका कितने अरमान से 2 दिन पहले शोहर से मिलने आई थी। चलपाई घोड़ी जो पता नहीं कहाँ है, वहाँ से आई थी। इसने कितना चाहा कि बीवी का हक अदा करे, मगर इसकी तमाम कोशिश रह गई। इसी तरह रेखा, इसने भी क्या क्या जतन ना किए कि मुझे राम कर ले, मेरे ईमान को डगमगा दे। मगर खुदा का शुक्र है कि मेरा ईमान सलामत रहा। गुनाह के दलदल मुझे खींच ना सके। मेरे घर ना पहुंचने पर दोनों ही परेशान हो गई होंगी। अभी मैं सोच में डूबा हुआ था कि हिमांशु ने कहा, लो भाई, कोलकाता तो आ गया। मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। बिल आखिर सियालदा का स्टेशन आ गया। यही स्टेशन कोलकाता का था।
हिमांशु ने बताया कि इस शहर के 2 मरकजी स्टेशन हैं, एक सियालदा और दूसरा होड़ा। प्लेटफॉर्म से बाहर आकर इसने रक्षा लिया। मैं हैरान निगाहों से रक्षे को देखने लगा, इसलिए कि इसे एक आदमी घोड़े की तरह खींच रहा था। मेरा दिल खट्टा हो गया। मैं इस पर सवार होने पर तैयार नहीं था, मगर मजबूरी में सवार होना पड़ा। कोलकाता मेरे लिए नया था। अब तक मैंने 3 बड़े शहर देखे थे, कराची, लाहौर और ढाका, मगर ये शहर इन तीनों से बड़ा था, मगर इंतहाई गंदा। ऐसा लगता था जैसे कचरे का ढेर। इस शहर में आकर इस बात की खुशी थी कि यहाँ उर्दू बोलने वाले बहुत ज्यादा थे, जिसे ये लोग हिंदी कहते थे। लहजा कैसा भी, मगर बात समझ में आ जाती थी। वो मुझे साथ लेकर जिस इलाके में आया था, इसका नाम श्याम बाजार था। वहाँ बंगला बोलने वाले ज्यादा थे, मगर सब उर्दू समझ लेते थे। श्याम बाजार पतली पतली गलियों का मजमुआ था, इंतहाई पतली गलियां जिनमें नाले उबले पड़ रहे थे। वहाँ एक भी मकान नो तमीर ना था। सब के सब आज़ादी से पहले के थे, इंतहाई खस्ता। सब के सब 2 और 3 मंजिला थे, और एक एक मकान में कई कई फैमिली रह रही थी, जिसका इल्म मुझे बाद में हुआ। वो मुझे लेकर जिस बिल्डिंग में दाखिल हुआ, वो भी 3 मंजिला थी। नीचे के हिस्से में बहुत सारी दुकानें थी। वो तमाम की तमाम दुकानें बंद थी। शायद इन्हें बतौर गोदाम इस्तेमाल किया जाता था, जबकि ऊपर लोग रह रहे थे। देवदार की लकड़ी का जीना था। इस जीने से हम ऊपर पहुंचे। एक बंद दरवाजे पर हिमांशु ने दस्तक दी। बंद दरवाजा खुला और एक 27-28 साल औरत का चेहरा नमूदार हुआ। इसे हसीन तो नहीं, हाँ कबूल सूरत कहा जा सकता था। इसने हिमांशु को देखते ही खुशी का इजहार बरमला किया। बोली, पूरे 1 माह बाद आए हो। हिमांशु ने इसे रास्ते से हटाते हुए कहा, अंदर भी आने दोगी कि बाहर से चला जाऊं? वो मुस्कुराती हुई सामने से हट गई। वो अंदर दाखिल हुआ। इसके साथ मैं भी अंदर दाखिल हो गया। अंदर सिर्फ 2 कमरे थे। इसने एक कमरे की जानब इशारा किया। इस कमरे में तुम आराम करो, मैं पारोल के गिले शिकवे दूर कर दूं। फिर वो मुस्कुराता हुआ दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। कमरे के अंदर जाते ही मैंने खुद को बिस्तर पर गिरा दिया और छत से लटके हुए पंखे को देखने लगा। नजरें पंखे पर थी, मगर जहन कहीं और था। मैं सोच रहा था कि कुछ भी हो, रेखा का घर गैर महफूज था। किसी भी वक्त पोल खुल सकता था। चेहरे में मुमासलत थी। आदत अतवार पर यादाश्त खो जाने का पर्दा था, मगर ऐसी बहुत सी बातें थी जो मेरा पोल खोल सकती थी। सबसे अहम बात के आनंद किसी भी वक्त लौट सकता था। इस खतरे से निकल तो आया था, मगर फिर भी गैर महफूज था, क्योंकि ये दुश्मन की सरजमीन थी। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था, इसलिए इस मुल्क पर लानत कह देना चाहिए। अभी मैं सोच में गुम था कि हिमांशु हंसता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। इसके खिले खिले चेहरे को देखकर मैंने पूछा, हिमांशु दा, हम इतने बड़े खतरे से बच कर आए हैं, मगर आपको देखकर नहीं लगता कि आपने इस खतरे को महसूस किया है? मेरे बोले राजा, खतरा पीछे छूट गया। जो पीछे रह गया, इससे काबिल तवज्जो नहीं समझता हूँ। ये जिंदगी है, और जिंदगी नाम है हंसते रहने का। मैं दाद देता हूँ आपके हौसले की। मैंने हंसते हुए कहा, मैं तो हर हाल में खुश रहने वाला हूँ, इसीलिए अभी हंस रहे थे। हंसी तो मुझे यूं आई कि पारोल ने शिकवा किया था। मेरे दोस्त, इस दुनिया में जितनी भी औरतें हैं, सब का नेचर एक है। मेरी बीवी नंबर 4 यानी पारोल तंगी की शिकायत कर रही थी। मैं पाबंदी से हर बीवी को 1000 रुपए पहली तारीख को भेज देता हूँ, मगर अभी तक किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि पैसे बच जाते हैं। महंगाई देख रहे हैं, खर्च के लिए इसे जरूरत तो पड़ेगी। आखिर बीवी है तुम्हारी, अगर ज्यादा दे दोगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। 1-2 नहीं, मेरी 4 बीवियां हैं, सबको बराबर से देना पड़ता है। सिर्फ पहली वाली को 1.5 देता हूँ, क्योंकि इसके 2 बच्चे भी हैं। इतनी ज्यादा बीवियां पालने का मशवरा किसने दिया था? मैंने हंसकर कहा, साहब सीधी बात है, शहर शहर घूमते हैं, थकन मिटाने के लिए अयाशी जरूरी है, लेकिन हमारे जैसे लोग अयाशी के मुतहम्मिल नहीं, इसलिए कि पैसे खर्च करने के बाद भी डर रहता है कि पकड़े न जाएं, जबकि मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा तरीका वारदात है। अयाशी करो, दिल भर कर करो, और कोई रोकने वाला ना हो। मैं सब दोस्तों से ज्यादा अयाशी करता हूँ। हर एक 1.5 साल बाद पुरानी को छुट्टी देकर नई ले आता हूँ, मगर कोई उंगली नहीं उठा सकता। इसकी निराली मंतक सुनकर मैं अपनी हंसी न रोक सका। वो भी हंसने लगा। इलाका नया था, कौन सा रास्ता कहा जाता है ये भी जानना जरूरी था, इसलिए मैंने बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया और हिमांशु से बोला, यार मैं काफी अरसे बाद कोलकाता आया हूँ, कितना कुछ बदल गया है, ये देखना जरूरी है। तो जाओ, रोका किसने है? हिमांशु ने हंसकर कहा, इस तरह मुझे भी कुछ टाइम अपनी बीवी की नाज बर्दारी के लिए मिल जाएगा।
तुम्हें इतला देना भी तो जरूरी है, इसलिए बता रहा हूँ। मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। अच्छा, तो मैं चला, क्या कर मैं बाहर निकल आया। सड़क पर ट्रैफिक रमादमा था, हर तरफ भीड़ सी थी, हर एक को जल्दी थी, सब भाग रहे थे। मैं भी इस भीड़ में शामिल हो गया। काफी देर तक चलता रहा, फिर मैं चाय पीने के लिए एक दुकान में दाखिल हो गया। कई मेजें खाली थी, एक मेज पर मैं बैठ गया। अभी चाय के लिए कहा ही था कि एक आदमी और आकर वहां बैठा। इसने भी चाय के लिए कहा। ये कोई अनहोनी बात तो नहीं थी, इसलिए मैंने तवज्जो नहीं दी। इसने जाते हुए बैरे की तरफ देखकर कहा, यहाँ के बैरे बहुत कामचोर होते हैं, अगर मेरा बस चले तो मैं सबको फांसी पर लटका दूं। वो आप बड़बड़ा रहा था, इसलिए मैं मुस्कुराए बगैर ना रह सका। मुझे मुस्कुराते देखकर वो बोला, आप हंस रहे हैं? सोचें, अगर किसी को जरूरी काम से जाना है तो वो क्या करे? ये लोग भी क्या करें? दोपहर का वक्त होता ही रश का है, मैंने जवाबन कहा। सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।